Hello everyone, I am Shivani. In today's video, we are discussing about an important topic from our genetics unit that is mutation. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज म्यूटेशन. म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन जीन विच आर इनहेरिटेबल एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फिनोटाइप ऑफ नेक्स्ट जनरेशन. म्यूटेशन का मतलब होता है हमारे जीन में अगर कोई चेंज हमें देखने को मिलता है उसे कहा जाता है म्यूटेशन, और ये हेरिटेबल होता है. नेक्स्ट जनरेशन में भी हमें ये म्यूटेशन देखने को मिलती है. फर्स्ट इसे ऑब्जर्व किया था हुगो डी वेरीज ने. इवनिंग प्राइमोस पे इन्होंने इसे ऑब्जर्व किया था और इवनिंग प्राइमोस को कहा जाता है ओनोथिरा लेमार्कियाना. म्यूटेशन थ्योरी की अगर हम बात करें तो म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी है ह्यूगो डी वेरीज ने ही कि मेजर कॉज जो इवोल्यूशन का होता है वो म्यूटेशन की वजह से ही हमें देखने को मिलता है. इन्होंने टोटल 834 म्यूटेशन को देखा था इन 54,343 प्लांट्स ऑफ ओनोथिरा. तो ओनोथिरा के इन्होंने 54,343 प्लांट्स को देखा, ऑब्जर्व किया था, जिसमें कि 834 म्यूटेशन इन्होंने टोटल ऑब्जर्व की थी. नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिफिकली स्टडी. तो म्यूटेशन की साइंटिफिकली स्टडी जो की है दैट इज टी.एच. मॉर्गन ने की है इन फ्रूट फ्लाई में, जिसे ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर कहा जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंड्यूस म्यूटेशन की. तो फर्स्ट इंड्यूस म्यूटेशन की जो स्टडी की है वो टी.एच. मुलर ने की है इन फ्रूट फ्लाई में ही, और इन्होंने यूज़ की है एक्सरे. नेक्स्ट हम बात करते हैं डार्विन की. तो डार्विन ने म्यूटेशन के लिए जो टर्म दी थी दैट इज स्पोर टर्म इन्होंने म्यूटेशन के लिए दी थी. नेक्स्ट हम बात करते हैं हुगो डी वेरीज की. इन्होंने म्यूटेशन को सॉल्टेशन कहा था, एंड सॉल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कहा जाता है म्यूटेशन को. तो ह्यूगो डी वेरीज ने म्यूटेशन को सॉल्टेशन कहा था. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ म्यूटेशन. तो म्यूटेशन हमें दो तरह की देखने को मिलती है. फर्स्ट वन इज द क्रोमोसोमल म्यूटेशन, इसे इंटरजेनिक कहा जाता है. एंड सेकेंड इज द जीन म्यूटेशन, और जीन म्यूटेशन को कहा जाता है इंट्राजेनिक. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन. और क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी फर्दर हमें दो तरह की देखने को मिलती है. फर्स्ट इज द स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल एंड सेकेंड इज द न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन. स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल भी फर्दर हमें चार तरह की देखने को मिलती है, जिसमें फर्स्ट इज द डिलीशन या जिसे डेफिशिएंसी कहा जाता है. सेकंड इज द एडिशन और इसे डुप्लीकेशन कहा जाता है. थर्ड इज इन्वर्जन एंड फोर्थ इज द ट्रांसलेशन. तो ये जो फोर टाइप हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे हमें देखने को मिलते हैं. सेकंड हम बात करते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी फर्दर हमें दो तरह की देखने को मिलती है. एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी इसे कहा जाता है. तो ये हमारा एक आउटलाइन है क्लासिफिकेशन जो म्यूटेशन की होती है. अब इन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल म्यूटेशन को. और स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन हमें फर्दर दो तरह की देखने को मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम. अगर अमाउंट जो है वो चेंज होता है तो उसमें हमें दो टाइप देखने को मिलते हैं, और नो चेंज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम में भी हमें दो टाइप देखने को मिलते हैं. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं चेंज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम. अगर क्रोमोसोम का अमाउंट जो है वो चेंज होता है तो उसमें हमें फर्स्ट देखने को मिलता है डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, उसे कहा जाता है डिलीशन. एंड इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम उसे कहा जाता है एडिशन. तो फर्स्ट हम बात करते हैं डिलीशन की. तो डिलीशन का मतलब है डिक्रीज हुआ है क्रोमोसोम का अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम की अमाउंट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन की अगर हम बात करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं. अगर ये 46 क्रोमोसोम इसमें अमाउंट जो है वो डिक्रीज होता है. डिक्रीज का मतलब है या तो क्रोमोसोम 45 हमें देखने को मिलते हैं या 44 देखने को मिलते हैं, उसे कहा जाता है चेंज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम या डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम इसे कहा जाता है. इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम मतलब कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें अगर इंक्रीज देखने को मिलता है तो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो बढ़ जाता है, या तो 47 देखने को मिलेगा, 48 देखने को मिलेगा, सो ऑन. तो इसका मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें फर्स्ट है डिलीशन या डेफिशिएंसी जिसे कहा जाता है. इस तरह से हमारे पास एक क्रोमोसोम है. ये जो क्रोमोसोम होता है इसमें एक पी आर्म होती है और एक क्यू आर्म होती है. जहां से ये ज्वाइन होती है उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है. और यहाँ हमें जो जीन देखने को मिल रहे हैं ए बी सी एंड डी जीन हमें देखने को मिल रहे हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं डिलीशन. अगर हमें यहाँ पे डिलीशन देखने को मिलता है इस तरह से, ये इसका आर्म जो है वो डिलीट हो जाती है, तो इसे कहा
जाता है टर्मिनल डिलीशन, ये एंड से हमें देखने को मिलता है। तो बाकी हमारे पास बचता है बी, सी एंड डी जीन जो बचते हैं, इस तरह की डिलीशन को कहा जाता है टर्मिनल डिलीशन। और फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल ये जो सी जीन है वो हमें डिलीट, अगर यहाँ से सी जीन जो है वो डिलीट होती है तो बी से अगर कोई पार्ट डिलीट होता है तो उसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल डिलीशन, और हमारे पास जो क्रोमोसोम में जीन्स बचती हैं दैट इज ए, बी एंड डी जीन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से अमाउंट जो है वो डिक्रीज होता है। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें कि एडिशन या डुप्लीकेशन हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल ये सेम हमारे पास क्रोमोसोम है जिसमें कि जीन PQRS जीन हमारे पास प्रेजेंट है। इसमें भी ये फर्दर दो तरह की हमें देखने को मिलती है। रिवर्स डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब होता है इसकी अगेन एडिशन हुई है, ऐड कोई कॉपी हुई है। तो रिवर्स डुप्लीकेशन अगर हमें इस पॉइंट पे देखने को मिलती है, रिवर्स का मतलब है कि ये उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो इस तरह से Q एंड पी एंड क्यू की एडिशन तो हो रही है लेकिन रिवर्स हो रही है। पहले सीक्वेंस था पी क्यू और नेक्स्ट सीक्वेंस क्यू पी अगर हमें देखने को मिलता है तो उसे रिवर्स कहा जाता है। तो ये रिवर्स डुप्लीकेशन हुई है। सेकंड हम टेंडम डुप्लीकेशन की बात करें। डुप्लीकेशन का मतलब है एडिशन होना, टेंडम का मतलब है सेम सेगमेंट वैसे ही एज इट इज ही उसमें एडिशन अगर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसी में हम अगर देखें तो यहाँ पे P एंड Q की अगर फर्दर हमें एडिशन देखने को मिल रही है तो इस तरह की एडिशन को कहा जाता है टेंडम डुप्लीकेशन या टेंडम एडिशन। तो ये हमने देखा इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पे। नेक्स्ट हम देखते हैं नो चेंज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम के अमाउंट में चेंज नहीं होता है फिर हमें जो टाइप देखने को मिलते हैं दैट इज इन्वर्जन, एंड सेकेंड इज द ट्रांसलोकेशन जिसे कहा जाता है फॉल्स क्रॉसिंग ओवर, इलीगल क्रॉसिंग ओवर, इलिजिटमेट ट्रांसलोकेशन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट फर्दर हम इन सभी को डिस्कस करते हैं। नो चेंज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे हमें एक टाइप देखने को मिलता है दैट इज इन्वर्जन, और इन्वर्जन का मतलब होता है व्हेन टू ब्रेक अकर्स इन ए क्रोमोसोम। तो अगर क्रोमोसोम में इस तरह से दो ब्रेक्स हमें देखने को मिलते हैं एंड ब्रेक पार्ट अगेन रिज्वाइन आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, जब ये रोटेट होता है 180 डिग्री इसमें रोटेशन हमें देखने को मिलता है और उसके बाद ये फिर से रिज्वाइन हो जाता है, उसे कहा जाता है इन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है जिसमें जीन PQRS जीन प्रेजेंट है, और अगर इसमें दो ब्रेक्स जो हैं इस तरह से क्रोमोसोम में लग जाते हैं और ये सेगमेंट जो है यहाँ से इस तरह से टूट जाता है तो हमारे पास Q एंड R जो सेगमेंट है इसमें हमें 180 डिग्री का रोटेशन देखने को मिलता है। अगर इसमें 180 डिग्री का रोटेशन होता है, R जो है वो ऊपर चला जाता है और Q जो है नीचे चला जाता है, तो इस तरह से RQ की फॉर्मेशन हो जाती है और अगेन वो उसी क्रोमोसोम में फिर से रिसाइड कर जाता है। लेकिन पहले जो सेगमेंट था वो PQRS था। नेक्स्ट जब जो हमें सेगमेंट देखने को मिल रहा है दैट इज PRQS देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो R एंड Q है उनमें 180 डिग्री का रोटेशन हुआ है, इसे कहा जाता है इन्वर्जन। इन्वर्जन हमें फर्दर दो तरह का देखने को मिलता है। फर्स्ट इज द पैरासेंट्रिक इन्वर्जन एंड सेकंड इज द पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन का मतलब होता है इफ ब्रेक पार्ट डू नॉट कंटेन सेंट्रोमियर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्रोमोसोम है और इसमें जो कट लगा है, टू ब्रेक लगे हैं, ये जो सेंट्रोमियर होता है इससे ऊपर ही लगे हैं, मतलब सेंट्रोमियर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उसे कहा जाता है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। सेकेंड हम बात करते हैं पेरीसेंट्रिक। इफ ब्रेक पार्ट कंटेन सेंट्रोमियर, जो हमने अभी देखा जिसमें कि सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व हुआ है, तो ब्रेक पार्ट में सेंट्रोमियर भी अगर इन्वॉल्व होता है तो उसे कहा जाता है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। तो इस तरह से इन्वर्जन हमें फर्दर दो तरह का देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं दैट इज ट्रांसलोकेशन। इसे इलीगल क्रॉसिंग ओवर भी कहा जाता है। एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में अगर हमें एक्सचेंज देखने को मिलता है तो उसे कहा जाता है। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो अगर हमने क्रॉसिंग ओवर को डिस्कस किया था तो उसमें हमने बात की थी इस तरह से क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं, और ये जो क्रोमोसोम होते हैं इनमें जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है इनके बीच में ये एक्सचेंज होता है। क्रॉसिंग ओवर में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो एक्सचेंज होता है, लेकिन ये जो क्रोमोसोम है ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब है अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 ही होगा, अगर ये 2 है तो दोनों ही हमें क्रोमोसोम नंबर 2 ही देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के क्रोमोसोम को कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम, जो हमने क्रॉसिंग ओवर में डिस्कस किया था। लेकिन ट्रांसलोकेशन का मतलब ये है कि एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, जो एक्सचेंज हमें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में देखने को मिलता है उसे कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। नॉन होमोलोगस का मतलब है कि अगर ये क्रोमोसोम नंबर
2 है तो ये क्रोमोसोम नंबर 2 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा ये 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई और टाइप का क्रोमोसोम हो सकता है, तो उसे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में अगर जीन का एक्सचेंज होता है उसे कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन भी हमें फर्दर 3 तरह का देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइप है इसमें रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, एंड सेकेंड इज द नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, एंड थर्ड इज द रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेसिप्रोकल को, जिसमें कि म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन द जीन ऑफ टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब है कि अगर इसमें एक्सचेंज जो है वो एक क्रोमोसोम का हो रहा है तो दूसरे से भी हमें क्रोमोसोम में एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। इस तरह से इस क्रोमोसोम का, फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम नंबर 2 हमने लिया है और ये क्रोमोसोम नंबर 4 हमने लिया है, तो इसमें ये एक क्रोमोसोम की क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज हो रहा है तो दूसरी क्रोमेटिड भी एक्सचेंज करती है, दोनों में म्यूचुअल अगर एक्सचेंज होता है तो उसे कहा जाता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, जिसका मतलब होता है नॉन म्यूचुअल एक्सचेंज। नॉन म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब होता है कि इसमें जो नॉन होमोलोगस ये क्रोमोसोम के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो हमें एक के ही बीच में देखने को मिल रहा है, दोनों म्यूचुअली एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही तरफ से अगर एक्सचेंज होता है तो उसे कहा जाता है नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। थर्ड हम डिस्कस करते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, इसे सेंट्रिक फ्यूजन ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है। इसे डिस्कस करने से पहले हम क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये हमें अगर पता होगा तो हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्रोमोसोम की बात करें, इस तरह से हमें मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। मेटासेंट्रिक का मतलब होता है बीच में ये सेंट्रोमियर प्रेजेंट है और सेंट्रोमियर के अपोजिट हमें इस तरह से पी एंड क्यू आर्म देखने को मिलती है। तो ये जो पी एंड क्यू आर्म होती है, अगर ये इक्वल साइज की हमें देखने को मिले सेंट्रोमियर से तो उसे कहा जाता है मेटासेंट्रिक। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का मतलब होता है ये जो सेंट्रोमियर है ये अवे अगर हमें देखने को मिलता है या टुवर्ड्स द पी आर्म हमें देखने को मिलता है, इसमें शॉर्ट पी आर्म होती है एंड लॉन्ग जो है वो क्यू आर्म हमें देखने को मिलती है, इसे कहा जाता है सब मेटासेंट्रिक। हम डिस्कस करते हैं एक्रोसेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर इज नियर द एंड होता है। इसमें वन आर्म वेरी शॉर्ट हमें देखने को मिलती है, तो पी आर्म इसमें वेरी शॉर्ट होती है एंड वेरी लॉन्ग आर्म हमें देखने को मिलती है क्यू आर्म, और इसकी जो शेप होती है वो हमें जे शेप ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिलोसेंट्रिक। टिलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर इज एट द एंड हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसमें हमें ओनली वन आर्म देखने को मिलती है, क्यू आर्म ही इसमें प्रेजेंट होती है और ये आई शेप हमें देखने को मिलता है। इस तरह से टिलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर हमें देखने को मिलता है, हम देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप, दैट इज रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, इसे सेंट्रिक फ्यूजन ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है। ये हमें देखने को मिलती है इस एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम होता है इसी में हमें देखने को मिलती है। इसकी जो लॉन्ग आर्म होती है, वन लॉन्ग आर्म ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम फ्यूज्ड विद द अनदर लॉन्ग आर्म ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसी तरह से एक और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के साथ ये जो लॉन्ग आर्म होती है, क्यू आर्म होती है, ये फ्यूज हो जाती है और इससे जो है वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है, उसे कहा जाता है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट हम डायग्राम से इसको देखते हैं। इस तरह से हमारे पास दो एक्रोसेंट्रिक जो हैं वो क्रोमोसोम हैं। ये जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हमने लिए हैं ये नॉन होमोलोगस ही लिए हैं, और इसमें अगर हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें हमें पी एंड क्यू आर्म देखने को मिलती है। पी आर्म जो है इसकी शॉर्ट होती है और क्यू आर्म जो है वो लॉन्ग होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें जो पी आर्म होती है वो रिड्यूस हो जाती है दोनों की, और सेंट्रोमियर के साथ हमें लॉन्ग आर्म ही देखने को मिलती है जिसे हम क्यू आर्म कहते हैं। तो दोनों एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की क्यू आर्म जब फ्यूज हो जाती है तो फ्यूज होने के बाद इस तरह से मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की फॉर्मेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारे पास दो क्रोमोसोम हमने लिए थे और दो क्रोमोसोम से हमें एक ही क्रोमोसोम की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, तो इसे कहा जाता है, इस तरह से ये हमें देखने को मिलती है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में। कैरियोटाइप की बात करें तो इसमें 2n-1 होता है। 2n-1 का मतलब है यहाँ पे 45 क्रोमोसोम की ही फॉर्मेशन हुई है। टोटल अगर हम बात करें ह्यूमन की तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर 46 क्रोमोसोम में से दो क्रोमोसोम जो हैं वो इस तरह से एक्रोसेंट्रिक फॉर्मेशन करते हैं, और एक्रोसेंट्रिक फॉर्मेशन करने के बाद इस तरह से मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की फॉर्मेशन इससे हो रही है, तो इसमें एक ही क्रोमोसोम फिर फर्दर इससे बन रहा है। मतलब कि इसके अगर दो क्रोमोसोम इन्वॉल्व हुए थे तो हमारे पास 44 क्रोमोसोम बचे थे, जिसमें कि इसके फर्दर जब ये बनता है तो इससे एक ही क्रोमोसोम बनता है और फाइनली हमें 45 ही क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, तो इसे 2n-1 कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें
तो ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो हमें देखने को मिलते हैं मोस्ट कॉमनली क्रोमोसोम नंबर 13 एंड 14 क्रोमोसोम में देखने को मिलता है। फीमेल इनफर्टिलिटी इसमें देखने को मिलती है। 14th एंड 21st क्रोमोसोम में भी हमें ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं और इसमें जो ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है, इस तरह की फॉर्मेशन को ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। 5% जो डाउन सिंड्रोम है इसी तरह का डाउन सिंड्रोम होता है जिसे हम ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम कहते हैं। नॉर्मली जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें 2n+1 हमें देखने को मिलता है और टोटल 47 क्रोमोसोम जो है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो 2n+1 जो है वो डाउन सिंड्रोम को कहा जाता है, लेकिन ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम को कहा जाता है 2n-1, जिसमें कि हमें ये ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है एट 14th एंड 21st क्रोमोसोम के ऊपर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल म्यूटेशन में जो हमें डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, फर्स्ट इज द क्रू-डू-चैट सिंड्रोम। ये एग्जांपल है डिलीशन का। इसमें जो डिलीशन हमें देखने को मिलती है, जो क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म होती है, क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म होती है 5p जो आर्म होती है वो डिलीट हो जाती है। ये एक ऑटोसोमल डिलीशन डिसऑर्डर है। न्यू बॉर्न में हमें देखने को मिलता है और न्यू बॉर्न जो है वो क्राई करते हैं इसमें लाइक अ कैट, उसे कहा जाता है क्रू-डू-चैट सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं बार आई इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में ये हमें देखने को मिलता है और ये एडिशन का एग्जाम्पल है। इसमें एडिशन या डुप्लीकेशन हमें देखने को मिलती है। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हमने बार आई ऑफ ड्रोसोफिला को डिस्कस किया है। करें फीमेल ड्रोसोफिला की बात करें, नॉर्मली अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है और इनकी जो विजुअल यूनिट प्रेजेंट होती है दैट इज ओमेटिडा, एंड ईच ओमेटिडा यूनिट कंसिस्ट ऑफ फेसेट लेंस, जिससे हमें आई साइज जो है वो हम डिनोट करते हैं। इस तरह से अगर हम बात करें, हमारे पास जो ड्रोसोफिला होती है फीमेल होती है उसमें एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम पे इस तरह से 16A लोकस जो है वो प्रेजेंट होता है। नॉर्मल जो आई होती है उसमें हमें 750 फेसिट देखने को मिलते हैं और बिग आई जो है नॉर्मली प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें हमें डुप्लीकेशन देखने को मिलती है। अगर क्रोमोसोम के एक ही एक्स क्रोमोसोम पे डुप्लीकेशन होती है, इस तरह से 16A लोकस की डुप्लीकेशन यहाँ हमें देखने को मिली है। 2 बार हमें 16A लोकस देखने को मिल रहा है एक ही एक्स क्रोमोसोम में। तो इसमें हेट्रोजाइगस बार आई की फॉर्मेशन होती है जिसमें कि 350 फेट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसे इंटरमीडिएट आई जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डुप्लीकेशन अगर हमें दोनों ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर देखने को मिलती है, इस तरह से डुप्लीकेशन जो है वो 16A लोकस की दोनों ही क्रोमोसोम के ऊपर होती है, तो उसे कहा जाता है होमोजाइगस बार आई और इसमें हमें 40 फेट्स देखने को मिलते हैं और आई जो होती है उसका साइज जो है वो स्मॉल होता है। तो इस तरह से बार आई इन ड्रोसोफिला जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसमें एडिशन या डुप्लीकेशन इस तरह से होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं CML, जिसे क्रोनिक माइलोजेनिक ल्यूकेमिया कहा जाता है। ये एग्जाम्पल है नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का। तो ट्रांसलोकेशन का ये एग्जाम्पल है। इसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। इसमें हमें ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती है 9th एंड 22nd क्रोमोसोम के बीच में। तो इस तरह से जो 9th क्रोमोसोम होता है उसमें ABL जीन प्रेजेंट होती है एंड 22nd क्रोमोसोम पे BCR जीन प्रेजेंट होती है। ये ABL जीन जो है वो ट्रांसलोकेट हो जाती है 22nd क्रोमोसोम में और इस तरह से BCR के साथ साथ ABL जीन जो है यहाँ प्रेजेंट होती है और जो नंबर होता है WBC का वो इंक्रीज कर जाता है। तो हाई प्रोडक्शन ऑफ WBC की वजह से ब्लड कैंसर जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से ट्रांसलोकेशन की वजह से ये डिजीज होती है जिसे CML कहा जाता है, क्रोनिक माइलोजेनिक ल्यूकेमिया कहा जाता है। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बर्किट्स लिम्फोमा, जिसे कैंसरस ग्रोथ कहा जाता है। ये नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का एग्जाम्पल है और इसमें हमें ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती है देखने को मिलती है बिटवीन 8th क्रोमोसोम। 8th क्रोमोसोम की ट्रांसलोकेशन या तो 21st के साथ देखने को मिलती है या 14 क्रोमोसोम के साथ देखने को मिलती है या 22nd क्रोमोसोम के साथ देखने को मिलती है, उसे कहा जाता है। बट मोस्ट कॉमनली हमें 8th क्रोमोसोम की 14th क्रोमोसोम के साथ ही ये ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती है। इस तरह से 8th क्रोमोसोम होता है उसमें MYC जीन प्रेजेंट होती है और ये MYC जीन जो है वो 14th क्रोमोसोम के IGH जीन के पास जो है वो ट्रांसलोकेट हो जाती है। तो इस तरह से ये ट्रांसलोकेशन हमें देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है बर्किट्स लिम्फोमा और ये एक कैंसरस ग्रोथ जो है वो इसकी वजह से हमें देखने को मिलती है। ये नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की डिजीज है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रीवेशन और इसे कहा जाता है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के नंबर में अगर चेंज होता है तो उसे कहा जाता है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रीवेशन। ये हमें दो तरह का देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इसमें है एनुप्लाइडी एंड सेकेंड वन इज द यूप्लाइडी। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनुप्लाइडी। एनुप्लाइडी का मतलब होता है लॉस और गेन ऑफ वन और टू क्रोमोसोम इन और फ्रॉम होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज एनुप्लाइडी। सिंपली अगर हम बात करें तो एनुप्लाइडी का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डिक्रीज होता है, इस तरह से 44, 42, 43 या इनके नंबर जो है वो डिक्रीज करता है या इसका नंबर जो है वो इंक्रीज करता है, 47 या 48 क्रोमोसोम नंबर हो जाता है, तो उसे कहा जाता है एनुप्लाइडी। तो गेन और लॉस जो है क्रोमोसोम के नंबर में होता है तो उसे एनुप्लाइडी कहा जाता है। फॉर्मूला अगर हम इसके लिए देखें, 2n+1 हो रहा है या +2 हो रहा है या 2n-1 हो रहा है या 2n-2 हो रहा है, उसे कहा जाता है। तो ये मेन जो कॉज है इसका नॉन डिसजंक्शन देखने को मिलता है ड्यूरिंग द एनाफेज। जो सेल डिवीजन की एनाफेज प्रोसेस होती है उसके दौरान अगर नॉन डिसजंक्शन होता है तो हमें एनुप्लाइडी देखने को मिलती है। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं दैट इज यूप्लाइडी। यूप्लाइडी का मतलब होता है चेंज इन बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो बेसिक सेट होता है क्रोमोसोम उसमें अगर चेंज हमें देखने को मिलता है तो उसे यूप्लाइडी कहा जाता है। मल्टीपल कॉपीज ऑफ बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम होती है इसमें। बेसिक सेट की अगर हम बात करें, ह्यूमन का ही अगर हम एग्जांपल लें तो 46 ह्यूमन में क्रोमोसोम होते हैं और ये क्रोमोसोम जो है वो डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड का मतलब है कि इसमें 44 जो है वो ऑटोसोम हमें देखने को मिलते हैं और 2 जो है वो हमें XX या XY देखने को मिलते हैं। ये इसका एक सेट होता है और एक जो सेट होता है वो ऑटोसोम का होता है। तो इस तरह से ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में हमें 2 सेट देखने को मिलते हैं और इस सेट को हम जो है X से डिनोट करते हैं। या ये हैप्लॉइड से भी हम देख सकते हैं। यहाँ अगर N होता है तो हैप्लॉइड होता है, 2N होता है तो डिप्लॉइड होता है, 3N अगर हमें देखने को मिले, 3 सेट अगर हमें देखने को मिले तो उसे 3N हम डिनोट करते हैं। तो इसी तरह से अगर हमें एक सेट देखने को मिलता है तो उसे हैप्लॉइड कहते हैं और अगर 2 सेट हमें देखने को मिलते हैं तो उसे डिप्लॉइड कहा जाता है, 3 सेट देखने को मिलेंगे तो उसे ट्रिप्लॉइड कहा जाएगा। इसी तरह से मल्टीपल कॉपीज अगर बेसिक सेट की हमें देखने को मिलती हैं क्रोमोसोम की तो उसे यूप्लाइडी कहा जाता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ बेसिक सेट, अगर बेसिक सेट का नंबर जो है वो इंक्रीज होता है तो वो हमें यूप्लाइडी में देखने को मिलता है, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे। ये जो मेजर कॉज है फेलियर इन साइटोकाइनेसिस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस की वजह से हमें देखने को मिलता है। तो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एन्यूप्लाइडी को। एन्यूप्लाइडी की अगर हम बात करें, होल सेट में 2n-1 और 2n+1 या 2n-2 या 2n+2 अगर हमें देखने को मिलता है उसे एन्यूप्लाइडी कहा जाता है। तो बेसिकली अगर हम एन्यूप्लाइडी को अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो इस तरह से आउटलाइन हम उसमें क्लासिफिकेशन की देखेंगे, तब हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एनुप्लाइडी हमें 2 तरह की देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज द हाइपोपोलीप्लाइडी। हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज करना, तो हाइपोपोलीप्लाइडी हमें देखने को मिलती है। -1 होता है या -2 होता है उसे हम हाइपोपोलीप्लाइडी कहते हैं। और हाइपरपोलीप्लाइडी का मतलब, हाइपर का मतलब एडिशन होना, तो इसमें +1 या +2 अगर होता है तो उसे हाइपरपोलीप्लाइडी कहा जाता है। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपोपोलाइडी को। हाइपोपोलाइडी भी हमें 3 तरह की देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज द मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब है जब 2n-1 हमें देखने को मिलता है। इस तरह से हमारे पास क्रोमोसोम है, ये हमारे पास A क्रोमोसोम है, BB है एंड CC है। इसमें 2n=6 है। अगर यहाँ पे -B अगर हमें देखने को मिलता है, क्रोमोसोम का एक सेट, क्रोमोसोम में अगर हमें -B देखने को मिल रहा है, इस तरह से एक क्रोमोसोम जो है यहाँ से माइनस अगर होता है, A हमारे पास वैसे ही सेम है, B ही है और CC है, तो टोटल 2n जो है वो 5 है। तो 2n पहले हमारे पास 2n 6 थे, यहाँ -1 करके हमारे पास 5 ही बचते हैं। तो ये मोनोसोमी का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर -1 हमें देखने को मिला। नेक्स्ट हम पहले नलिसोमी को डिस्कस करते हैं। नलिसोमी का मतलब है 2n-2 हमें देखने को मिल रहा है। सेम वही सीक्वेंस हम लेंगे जिसमें 2n=6 है। इसमें जो -2 देखने को मिलता है वो एक ही क्रोमोसोम के हमें 2 जो हैं वो माइनस देखने को मिलते हैं, तो माइनस यहाँ 2 का ही हुआ है, उसे कहा जाता है नलिसोमी। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे B एंड C ही देखने को मिलता है, 2n=4 होता है। नेक्स्ट अगर हम डबल मोनोसोमी की बात करें तो इसमें -1 होता है।
सेम सेट हमने वही लिया है, 2n = 6 है। इसमें जो -1 देखने को मिल रहा है, एक माइनस जो है वो a का देखने को मिलता है और एक माइनस जो है वो b का देखने को मिलता है। इस तरह से फाइनली 2n = 4 तो होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस इतना है, डबल मोनोसोमी में -1 होता है। एक a से अगर माइनस हुआ है तो दूसरा b से माइनस होगा। नलीसोमी में -2 जो होता है वो एक से ही हमें देखने को मिलता है, तो इसमें a के ही हमें दो जो हैं वो माइनस देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से नलीसोमी और डबल मोनोसोमी हमें देखने को मिलती है। हाइपोपोलीपोलाइडी का ये एग्जाम्पल है। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं हाइपरपोलाइडी। इसमें 2n+1 या 2n+2 हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब होता है 2n+1, इसमें हमें +1 देखने को मिलता है। सेम हमने सीक्वेंस वैसे ही लिया, लेकिन p इसमें लिया है, q एंड r लिया है, तो 2n = हमारे पास 6 है। प्लस हमें p में देखने को मिल रहा है, तो एक इसमें p अगर उसकी एडिशन हमें हो रही है तो उसे कहा जाता है जिस तरह से 2n = 7, तो टोटल में एक जो है वो ऐड हो गया है, तो ये ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम इसमें सबसे पहले जो है वो टेट्रासोमी को डिस्कस करते हैं। टेट्रासोमी सेम 2n+2 अगर होता है, तो +2 का मतलब है इसमें सेम ही सीक्वेंस के दो ऐड होते हैं। यहाँ पर हमें q के ही दो एडिशन देखने को मिलते हैं, उसे कहा जाता है टेट्रासोमी। ट्राइसोमी की अगर हम बात करें तो इसमें 2n+1+1 देखने को मिलता है। इस तरह से एक p का और एक q का एडिशन होता है, तो उसे कहा जाता है डबल ट्राइसोमी। तो ये एक आउटलाइन है एन्यूप्लॉइडी की कि किस तरह से एन्यूप्लॉइडी जो है वो हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिसऑर्डर रिलेटेड टू एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी से जो रिलेटेड डिसऑर्डर है वो हम दो तरह से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज डिसऑर्डर ऑफ मोनोसोमी एंड सेकंड इज डिसऑर्डर ऑफ ट्राइसोमी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिसऑर्डर ऑफ मोनोसोमी। 2n-1 इसमें हमें देखने को मिलता है, और इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, जिसमें 44 ऑटोसोम होते हैं, एंड जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो x एंड 0 देखने को मिलता है। इस तरह से टोटल जो है वो हमारे पास 44 ऑटोसोम है और एक x है, तो टोटल 45 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। ये डिसऑर्डर है मोनोसोमी का। तो डिसऑर्डर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम और हिट्रोसोम में ये डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। सेकंड डिस्कस करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ ट्राइसोमी, जिसमें 2n+1 हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल में एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम हमें देखने को मिलती है। टोटल मतलब 47 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ यूजुअली 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और ये फर्दर हमें दो तरह से देखने को मिलता है। अगर डिसऑर्डर जो है वो ऑटोसोम में देखने को मिलता है, जिन्हें ऑटोसोम या सोमेटिक क्रोमोसोम कहा जाता है। अगर डिसऑर्डर जो है वो ऑटोसोम में देखने को मिलता है तो उसे कहा जाता है डिसऑर्डर ऑफ ऑटोसोमल ट्राइसोमी। सेकंड हम इसमें डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ एलोसोम और हिट्रोसोम, या सेक्स क्रोमोसोम में डिसऑर्डर हो तो उसे कहा जाता है डिसऑर्डर ऑफ एलोसोम ट्राइसोमी। फर्स्ट हम डिसऑर्डर ऑफ ऑटोसोम की बात करते हैं। तो डिसऑर्डर ऑफ ऑटोसोमल ट्राइसोमी हमें देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 में हमें ये एडिशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम इसमें एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं एडवार्ड सिंड्रोम। इसमें ट्राइसोमी जो है वो 18th क्रोमोसोम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज प्लेट्यू सिंड्रोम। इसमें ट्राइसोमी जो है वो 13th क्रोमोसोम में देखने को मिलती है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ऑटोसोमल ट्राइसोमी। ये ऑटोसोम में ट्राइसोमी हमें देखने को मिलती है। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं डिसऑर्डर ऑफ एलोसोम। ये सेक्स क्रोमोसोम में अगर हमें डिसऑर्डर देखने को मिलता है जिसमें कि एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम होता है। फर्स्ट इसका एग्जाम्पल क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें 44 ऑटोसोम होते हैं और जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें एडिशन ऑफ एक्स हमें यहाँ देखने को मिलता है। सेकंड हम बात करते हैं जैकोब सिंड्रोम। इसे क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है। 44 ऑटोसोम होते हैं और इसमें एक वाई क्रोमोसोम की एडिशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज सुपर फीमेल, या जिसे मेटा फीमेल कहा जाता है। इसमें एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम होती है, तो उसे कहा जाता है। तो 44 ऑटोसोम तो होते हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें एडिशन ऑफ एक्स देखने को मिलती है। तो ये डिसऑर्डर हैं ट्राइसोमी के, जो हमें सेक्स क्रोमोसोम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूपोलाइडी। यूपोलाइडी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे हमने दो टाइप डिस्कस किए हैं। फर्स्ट हमने इससे पहले जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किया है एन्यूपोलाइडी को।
एनोप्लाइडी का मतलब होता है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है। नॉर्मली जो इंडिविजुअल में 46 क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं, या तो ये क्रोमोसोम का नंबर जो है वो इंक्रीज करेगा, हमें 47, 48, 49 इस तरह से इंक्रीज देखने को मिलता है, या इस क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डिक्रीज करता है, 45, 44 इस तरह से क्रोमोसोम का नंबर डिक्रीज हमें देखने को मिलता है। ये हमने ऑलरेडी एनोप्लाइडी में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूपोलाइडी। यूपोलाइडी का मतलब होता है जो क्रोमोसोम का नंबर है उनका जो सेट है उसमें हमें चेंज देखने को मिलता है। द ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल ह्यूमन की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन में हमें 2n इज इक्वल टू 46 देखने को मिलते हैं। तो ह्यूमन में हमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। ये 46 क्रोमोसोम, 44 इसमें हमें ऑटोसोम देखने को मिलते हैं। एक सेट जो है वो ऑटोसोम का होता है और एक सेट जो है वो हमें सेक्स क्रोमोसोम का देखने को मिलता है। मेल के केस में ये XY होगा और फीमेल के केस में XX हमें देखने को। तो इस तरह से एक सेट जो है वो हमें ऑटोसोम का देखने को मिल रहा है और दूसरा सेट जो है वो हमें सेक्स क्रोमोसोम का देखने को मिल रहा है। इसे हम डिनोट करते हैं 2n से। तो 2 मतलब कि डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड अगर सेट होगा तो उसे हम 2n कहेंगे, और अगर हैप्लॉइड सेट होता है, एक ही सेट अगर हमें देखने को मिलता है तो उसे n से हम डिनोट करते हैं। यूपोलाइडी को हम फर्दर 2 तरह से डिनोट करते हैं। फर्स्ट इसमें हम मोनोपोलाइडी एंड सेकंड इज द पॉलीपोलाइडी। मोनोपोलाइडी का मतलब होता है अगर ऑर्गेनिज्म में बेसिक जो है वो एक ही सेट प्रेजेंट होता है, वन बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसे कहा जाता है मोनोपोलाइडी। हम डिस्कस करते हैं पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर ऑर्गेनिज्म में 2 सेट से ज़्यादा क्रोमोसोम हैं, मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, उसे कहा जाता है पॉलीपोलाइडी। तो पॉलीपोलाइडी फर्दर 2 तरह का हमें देखने को मिलता है, जिसमें फर्स्ट है ऑटो पॉलीपोलाइडी। ऑटो पॉलीपोलाइडी जो होता है ये नेचुरली हमें देखने को मिलता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेट ऑफ जीनोम ऑफ सेम स्पीसीज। मतलब कि अगर नंबर ऑफ सेट जो है वो इंक्रीज हो, उसे कहा जाता है ऑटो पॉलीपोलाइडी। मोर कॉमनली ये हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल ट्राइपोलाइडी की बात करें तो ट्राइपोलाइडी का मतलब है 3 इसमें बेसिक सेट प्रेजेंट होते हैं। तो 3 सेट देखने को हमें मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल है, ट्राइपोलाइडी का एग्जाम्पल है दैट इज बनाना। नेचुरली बनाना जो है वो ट्राइपोलाइड हमें देखने को मिलता है। टेट्राप्लॉइड की बात करें तो जिसमें 4 बेसिक सेट होते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज ओट्स। तो नेचुरली ओट्स जो होते हैं वो टेट्रापोलाइड हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज हेक्सापोलाइड। हेक्सापोलाइड जिसमें 6 बेसिक सेट होते हैं, वीट भी हमें इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज ऑक्टापोलाइड। ऑक्टापोलाइड मतलब 8 बेसिक सेट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी जो है वो 8 बेसिक सेट इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलोपॉलीपोलाइडी। इसे हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। ये मैन मेड होता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेट ऑफ जीनोम ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज। 2 डिफरेंट स्पीसीज के अगर हम सेट को इंक्रीज करते हैं, उसे कहा जाता है एलोपॉलीपोलाइडी या हाइब्रिडाइजेशन इसे कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल है रिफेनोब्रासिका एंड ट्रिटिकेल्स, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम एलोपॉलीपोलाइडी की अगर हम बात करें तो ये मैन मेड होती है। हाइब्रिडाइजेशन इसे कहा जाता है डबलिंग ऑफ जीनोम ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज। 2 डिफरेंट स्पीसीज के जीनोम को अगर हम डबल करते हैं, उसे कहा जाता है एलोपॉलीपोलाइडी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पीसीज ए है एंड दूसरी स्पीसीज हमारे पास बी है। इस तरह से डिप्लॉयड नंबर ये हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से इनमें क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ए एंड ए क्रोमोसोम एंड बी क्रोमोसोम। देन इसके बाद इसमें जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो इसमें एक जीनोम देखने को मिलता है, इसमें बी देखने को मिलता है। देन इसमें F1 जनरेशन में फर्टिलाइजेशन जब होती है तो इस तरह से हमें F1 जनरेशन में जो जीनोम देखने को मिलता है दैट इज A एंड B। लेकिन ये A एंड B जो है वो वाइबल नहीं होता है। नेक्स्ट जनरेशन में ये हमें प्रोडक्शन नहीं दे सकता है, नॉट वाइबल। इसलिए अगर इसको हमने वाइबल करवाना हो तो इसे हम देते हैं ट्रीटमेंट दैट इज कॉल्चिन ट्रीटमेंट। अगर इसे करवाया जाता है तो कॉल्चिन ट्रीटमेंट का मतलब होता है इस तरह से जब ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न ये क्रोमोसोम जो है अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। लेकिन जो कॉल्चिन होता है ये प्रिवेंट करता है माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न, जिसकी वजह से क्रोमोसोम डू नॉट पुल अपार्ट लाइक दे नॉर्मली जो एक दूसरे से दूर होते हैं वो नहीं हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से कॉल्चिन ट्रीटमेंट इनमें करवाया जाता है, जिसकी वजह से हमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है वो ट्वाइस देखने को मिलता है और इसे हम पॉलीपोलाइडी कहते हैं। इससे कॉल्चिन ट्रीटमेंट से ये हमें देखने को मिलता है और इसे कहा जाता है एलोपोलाइड या M4 डिप्लॉइड इसे कहा जाता है। इस तरह से डिप्लॉइड सेट इनका हमें देखने को मिलता है जो कि वायबल होता है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल ऑफ एलो पॉलीप्लाइडी, जिसमें फर्स्ट है रिफेनो ब्रासिका, प्रोड्यूस्ड बाय कारपेंचेंको, फर्स्ट मैन मेड एंड एलो पॉलीप्लाइड जो है इन्होंने दिया था। इन्होंने रेडिश और कैबेज के बीच में क्रॉस करवाया था। रेडिश का साइंटिफिक नेम होता है रेफिनस सेटाइवा एंड कैबेज का होता है ब्रासिका ओलिरेक्सिया। रेडिस की अगर हम बात करें तो इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 18R देखने को मिलते हैं और कैबेज में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें 18B देखने को मिलते हैं। देन गैमीट फॉर्मेशन होता है 9R एंड 8B की फॉर्मेशन होती है और इनमें जब क्रॉसिंग करवाई जाती है तो F1 जनरेशन में हमें 9R एंड 18B 8B जो है वो देखने को मिलते हैं। 9R एंड 8B देखने को मिलते हैं F1 जनरेशन में, जो कि नॉन वायबल होते हैं और इन्हें वायबल करने के लिए कॉल्चिन ट्रीटमेंट करवाया जाता है। तो इस तरह से कॉल्चिन ट्रीटमेंट से हमें ये डबलिंग देखने को मिलती है और 9 से हमें ये 18R की फॉर्मेशन एंड 18B की फॉर्मेशन होती है और जो इसका डिप्लॉयड नंबर होता है वो टोटल जो है वो 36 बनता है। और इस प्लांट को रिफेनो ब्रासिका कहा जाता है और ये एलो टेट्रापोलाइड का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से डिप्लॉयड रेडिश और डिप्लॉयड कैबेज के बीच में ये करवाया जाता है, जिसमें की फॉर्मेशन ऑफ टेट्रापोलाइड हमें देखने को मिलती है। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं ट्रिटिकेल की। तो फर्स्ट मैन मेड सीरियल ये है, इसे प्रोड्यूस किया था रैम्पो ने। इन्होंने क्रॉस करवाया था वीट का यूरोपियन राई के साथ। वीट जो है वो टेट्रापोलाइड वीट इन्होंने ली थी, ट्रिटिकम ड्यूरम, ये भी हाइब्रिडाइजेशन से ही प्रोड्यूस हुई है टेट्रापोलाइड वीट, इसी को इन्होंने लिया था। और यूरोपियन राई जो है वो डिप्लॉयड है। तो अगर हम बात करें इनमें सेट ऑफ क्रोमोसोम की, तो सेट जो है वो हमें 4 सेट देखने को मिलते हैं इन 28 क्रोमोसोम का है। और यूरोपियन राई की बात करें तो ये डिप्लॉयड होते हैं और इनमें हमें डिप्लॉयड ही सेट देखने को मिलता है। देन गैमीट फॉर्मेशन होती है 14T वीट में देखने को मिलता है एंड 7S जो है वो यूरोपियन राई में होता है। इनमें क्रॉस करवाया जाता है और F1 जनरेशन में 14T एंड 7S की फॉर्मेशन होती है। जो F1 जनरेशन बनती है वो नॉन वायबल होती है, इसलिए फिर इसमें कॉल्चिन ट्रीटमेंट करवाया जाता है। देन हमें देखने को मिलता है 28T एंड 14S की फॉर्मेशन होती है। तो 2N = 42 इसमें टोटल आ जाते हैं। और अगर हम इसके सेट की बात करें तो ये टेट्रापोलाइड और हमने डिप्लॉयड का जब हमने सेट लिया था तो इसमें हमें हेक्साप्लॉइड ये देखने को मिलता है। तो हेक्सापोलाइड वीट की फॉर्मेशन होती है जिसे ट्रिटिकेल कहा जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ट्रिटिकेल जो है वो हमें टेट्रापोलाइड भी देखने को मिलते हैं, हेक्सापोलाइड भी देखने को मिलते हैं एंड ऑक्टापोलाइड भी देखने को मिलते हैं। टेट्रापोलाइड का मतलब होता है सेट जो है वो 4x है, मतलब कि क्रॉस जो है वो नॉर्मल वीट का 2x वीट का अगर हम यूरोपियन राई के साथ 2x के साथ ही 2x का क्रॉस करवाया जाता है, देन फॉर्मेशन ऑफ हमें देखने को मिलती है, दैट इज टेट्रापोलाइड की फॉर्मेशन होती है। हेक्सापोलाइड का मतलब है 6x का फॉर्मेशन होना। तो टेट्रापोलाइड वीट का अगर हम क्रॉस जो है वो यूरोपियन राई 2x डिप्लॉयड के साथ करवाते हैं, देन हमें फॉर्मेशन ऑफ हेक्सापोलाइड देखने को मिलती है। ऑक्टापोलाइड की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है जब हेक्सापोलाइड वीट की हम क्रॉस जो है वो यूरोपियन राई डिप्लॉयड के साथ करवाते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेलाइड जो है ऑक्टापोलाइड की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से जो है ये हाइब्रिडाइजेशन होती है और हमें ये डिफरेंट सेट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये थे एग्जाम्पल यू पॉलीपोलाइडी के। हम डिस्कस करते हैं टाइप म्यूटेशन का, दैट इज जीन म्यूटेशन, और इसे इंट्राजेनिक म्यूटेशन भी कहा जाता है। फर्स्ट इसे ऑब्जर्व किया था सिथ ब्राइट ने एनकॉन शिप में, जिसे शॉर्ट लेग्ड शिप कहा जाता है, इन 1791 में किया था। और जीन म्यूटेशन जो है वो हमें डिफरेंट टाइप की देखने को मिलती है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं जीन म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल। सेल के टाइप के बेसिस पे हमें 2 तरह की म्यूटेशन देखने को मिलती है। तो सेल हमारे पास होते हैं सोमेटिक सेल या जर्मिनल सेल। अगर सोमेटिक सेल में म्यूटेशन होती है तो उसे कहा जाता है सोमेटिक म्यूटेशन। म्यूटेशन इन द सोमेटिक सेल या नॉन रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं उनमें अगर म्यूटेशन होती है तो उसे सोमेटिक म्यूटेशन कहा जाता है और ये नॉन हेरिटेबल होती है, नेक्स्ट जनरेशन में ये हेरिटेबल नहीं होती है। सेकंड हम बात करते हैं जर्मिनल म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन का मतलब है म्यूटेशन इन द जर्म सेल। जो जर्म सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उनमें म्यूटेशन होती है, ये हेरिटेबल होती है, नेक्स्ट जनरेशन में ये म्यूटेशन हमें फिर देखने को मिलती है। ये रॉ मटेरियल होता है इवोल्यूशन का। तो इवोल्यूशन का अगर मेन कॉज बताया जाए तो जो जर्मिनल म्यूटेशन होती है वो मेन कॉज है इवोल्यूशन का।
नेक्स्ट हम म्यूटेशन के टाइप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे हमें दो तरह की म्यूटेशन देखने को मिलती है। फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का मतलब है जो ऑटोनोमस होती है, अपनी आप जो होती है उसे कहा जाता है। सेकेंड जो इंड्यूस म्यूटेशन होती है, इसे फर्स्ट किया था H.J. मुलर ने। फर्स्ट इन्होंने इंड्यूस म्यूटेशन को इंट्रोड्यूस किया था ड्रोसोफिला में बाय यूजिंग एक्स रेज का इन्होंने यूज किया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बेसिस पे भी हमें दो तरह की म्यूटेशन देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज द फॉरवर्ड म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन का मतलब होता है इस तरह से वाइल्ड टाइप हमारे पास है। वाइल्ड टाइप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि नेचर में अगर कोई चीज़ डोमिनेंट होती है तो उसे कहा जाता है वाइल्ड टाइप। ये वाइल्ड टाइप में अगर हमें म्यूटेशन देखने को मिलती है, अगर इसमें म्यूटेशन होती है तो म्यूटेंट टाइप की फॉर्मेशन होती है, उस तरह की म्यूटेशन को कहा जाता है फॉरवर्ड म्यूटेशन। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं बैकवर्ड म्यूटेशन, या इसे हम रिवर्स म्यूटेशन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो म्यूटेंट टाइप होता है उसमें अगर म्यूटेशन फर्दर देखने को मिले तो वाइल्ड टाइप की फॉर्मेशन होती है। तो म्यूटेशन की वजह से जो है वो वाइल्ड टाइप की फॉर्मेशन हुई है, उसे हम बैकवर्ड म्यूटेशन या रिवर्स म्यूटेशन कहते हैं। और अगर म्यूटेशन की वजह से जो म्यूटेंट की फॉर्मेशन होती है, म्यूटेंट का मतलब होता है जो लेस कॉमन होता है, उसे हम म्यूटेंट टाइप कहते हैं। तो अगर लेस कॉमन म्यूटेंट टाइप की फॉर्मेशन होती है तो उसे फॉरवर्ड म्यूटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे भी म्यूटेशन हमें दो तरह की देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज द पॉइंट म्यूटेशन एंड सेकंड इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉइंट म्यूटेशन को। पॉइंट म्यूटेशन को हम सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें जो म्यूटेशन हमें देखने को मिलती है सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऑफ ए कोडोन। कोडोन की अगर हम बात करें तो इस तरह से हमें 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडोन देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल AUG की हम बात करें तो इसमें एडेनिन है, यूरेसिल है एंड ग्वानिन है। तो इस तरह से ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर जो है वो एक कोडोन की फॉर्मेशन करते हैं। अगर हमें ये म्यूटेशन जो है एक न्यूक्लियोटाइड में देखने को मिले, सिंगल एक न्यूक्लियोटाइड में अगर म्यूटेशन हमें देखने को मिलती है किसी भी कोडोन के, तो उसे कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन। ये भी फर्दर हमें दो तरह का देखने को मिलता है। फर्स्ट इज द ट्रांजिशन म्यूटेशन। ट्रांजिशन का मतलब है प्यूरिन जो होते हैं, प्यूरिन का मतलब है एडेनिन एंड ग्वानिन जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाएं प्यूरिन के साथ ही। तो प्यूरिन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन से हो जाए, या पैरामिडीन जो होते हैं, पैरामिडीन होते हैं हमारे पास जैसे साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। पैरामिडीन का रिप्लेसमेंट पैरामिडीन के साथ होता है तो उसे ट्रांजिशन म्यूटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप, इसमें इन ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन का मतलब होता है पैरामिडीन का रिप्लेसमेंट जो है वो प्यूरिन के साथ वाइस वर्सा हमें देखने को मिलता है। तो प्यूरिन का रिप्लेसमेंट अगर पैरामिडीन के साथ होता है तो उसे कहा जाता है ट्रांसवर्सन, या फिर पैरामिडीन का प्यूरिन के साथ भी होता है तो उसे कहा जाता है ट्रांसवर्सन। और अगर सेम का देखने को मिलता है, प्यूरिन का प्यूरिन के साथ अगर हमें देखने को मिलता है, या पैरामिडीन का पैरामिडीन के साथ देखने को मिलता है रिप्लेसमेंट, तो उसे कहा जाता है ट्रांजिशन। तो इस तरह से ये दो तरह की पॉइंट म्यूटेशन हमें देखने को मिलती है, इन्हें हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब होता है आइदर एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर कोडोन। एक पूरे कोडोन की एडिशन, कोडोन जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से बनता है। फॉर एग्जांपल हमने AUG की बात की तो AUG एक पूरा कोडोन है। या तो एडिशन ऑफ एक पूरे कोडोन की एडिशन होती है या डिलीशन ऑफ कोडोन होती है, उस तरह की म्यूटेशन को कहा जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये भी हमें फर्दर दो तरह का देखने को मिलता है। फर्स्ट इसमें है इंटरस्टिशियल फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड सेकंड हम देखेंगे इसमें डिलीट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और इन्हें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन हमें कितनी देखने को मिलती है। ट्रांजिशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर सेम न्यूक्लियोटाइड का रिप्लेसमेंट है, पैरामिडीन का रिप्लेसमेंट पैरामिडीन के साथ है, प्यूरिन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन के साथ है, तो उसे कहा जाता है। प्यूरिन की अगर हम बात करें तो एडेनिन एंड ग्वानिन जो है हमारे पास प्यूरिन होते हैं, और इन्हीं का रिप्लेसमेंट अगर इन्हीं के साथ होता है, फॉर एग्जाम्पल A जो है, अगर A का रिप्लेसमेंट जो है वो G के साथ हो जाता है और G का रिप्लेसमेंट A के साथ हो जाता है, तो प्यूरिन को
रिप्लेस करता है प्यूरिन ही, तो उसे कहा जाता है। सेकंड जो साइटोसिन होता है एंड थायमिन होते हैं, ये हमारे पास पैरामिडिन होते हैं। तो पैरामिडिन का रिप्लेसमेंट, सी का रिप्लेसमेंट अगर थायमिन के साथ ही हो रहा है और थायमिन का जो है वो साइटोसिन के साथ ही हो रहा है, तो पैरामिडिन का पैरामिडिन के साथ ही रिप्लेसमेंट होता है, तो उसे कहा जाता है ट्रांजिशन। इसी तरह से अगर हम बात करें ट्रांसवर्शन की, तो ट्रांसवर्शन का मतलब होता है प्यूरिन का रिप्लेसमेंट पैरामिडिन से और पैरामिडिन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन से। फर्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारे पास 2 प्यूरिन है। अगर हम प्यूरिन में सबसे पहले ए की बात करते हैं, जो ए एडेनिन है हमारे पास, इस तरह से एडेनिन का रिप्लेसमेंट जो है वो पैरामिडिन के साथ होता है। पैरामिडिन हमारे पास होते हैं साइटोसिन एंड थायमिन। अगर एडेनिन का थायमिन के साथ भी हो रहा है या एडेनिन का साइटोसिन के साथ भी हो रहा है, तो इसे कहा जाता है प्यूरिन जो है वो रिप्लेस हुआ है पैरामिडिन के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्यूरिन है दैट इज जी। तो जी का रिप्लेसमेंट भी जो है अगर साइटोसिन के साथ है या थायमिन के साथ है, किसी भी पैरामिडिन के साथ जो है ग्वानिन का रिप्लेसमेंट है, तो उसे कहा जाता है प्यूरिन का रिप्लेसमेंट जो है वो पैरामिडिन के साथ हुआ। तो जब प्यूरिन का पैरामिडिन से रिप्लेसमेंट होता है तो 4 टाइप इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। ये ट्रांसवर्जन है, जब हम इनको ट्रांसवर्सली रिप्लेस करते हैं। इसी तरह से अगर हम पैरामिडिन की बात करें तो साइटोसिन एंड थायमिन जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, दैट इज ये हमारे पास पैरामिडिन है। अब पैरामिडिन का रिप्लेसमेंट जो है वो किया जाता है प्यूरिन के साथ, और प्यूरिन हमारे पास होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। तो फर्स्ट हम साइटोसिन की बात करें तो साइटोसिन अगर एडेनिन के साथ रिप्लेस हो रहा है या साइटोसिन ग्वानिन के साथ भी रिप्लेस हो रहा है, तो इस तरह से थायमिन की बात करें तो थायमिन अगर एडेनिन के साथ भी रिप्लेस हो सकता है, थायमिन ग्वानिन के साथ भी रिप्लेस हो सकता है। तो इस तरह से प्यूरिन जब पैरामिडिन से या पैरामिडिन प्यूरिन से रिप्लेस हो रहा है, तो इनमें हमें 4 अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल जो टाइप देखने को मिलते हैं, 8 टाइप हमें ट्रांसवर्सन में देखने को मिलते हैं एंड 4 टाइप जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं जब हम ट्रांजिशन करते हैं। ट्रांजिशन में 4 टाइप बनते हैं और 8 टाइप बनते हैं। पॉसिबल जो टाइप बनते हैं ट्रांसवर्सन में वो 8 टाइप बनते हैं। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉइंट म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ अमीनो एसिड। तो अगर पॉइंट म्यूटेशन की बात करें तो पॉइंट म्यूटेशन भी हमें फर्दर जो है वो 4 तरह की देखने को मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में अगर चेंज होता है तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ देखने को मिलती है, जिन्हें 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज साइलेंट म्यूटेशन, जिसे सेम सेंस म्यूटेशन भी कहा जाता है। म्यूटेशन विदाउट एनी विजिबल इफेक्ट, ऐसी म्यूटेशन जिसमें चेंज तो हुआ है लेकिन उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो XXX जो है वो वैलिन के लिए कोड कर रहा है। ये एक इमेजिनरी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिसमें ये XX जो है वो वैलिन के लिए कोड करता है, और अगर यहाँ पर इस X को में अगर पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है और ये रिप्लेस हो जाता है XY और X की फॉर्मेशन इसमें हो जाती है, लेकिन ये फिर भी कोड जो है वो वैलिन के लिए ही करता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज हमें नहीं देखने को मिलता है, कोई विजिबल इफेक्ट इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। पहले भी ये वैलिन के लिए ही कोड कर रहा था और अब भी ये वैलिन के लिए ही कोड कर रहा है। तो इस तरह की पॉइंट म्यूटेशन को कहा जाता है साइलेंट म्यूटेशन या सेम सेंस म्यूटेशन। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं दैट इज न्यूट्रल म्यूटेशन। न्यूट्रल म्यूटेशन का मतलब होता है कोडोन डिफर आफ्टर म्यूटेशन बट कोड फॉर इक्विवेलेंट अमीनो एसिड। मतलब कि ऐसे म्यूटेशन जिसमें जो चेंज हुआ है वो चेंज तो हमें देखने को मिल रहा है लेकिन इक्विवेलेंट अमीनो एसिड के इक्विवेलेंट ही वो चेंज है। फॉर एग्जांपल, इस तरह से XXX हमने कोडोन लिया है और ये कोडोन जो है वो कोड करता है लाइसिन के लिए, और लाइसिन एक बेसिक अमीनो एसिड है। पॉजिटिव इफेक्ट इसका हमें देखने को मिलता है। और अगर इसके एक अमीनो एसिड में चेंज देखने को अगर हम मिलता है, पॉइंट म्यूटेशन अगर इसमें होती है, तो ये XXY के लिए कोड करता है और ये आर्जिनिन के लिए कोड करता है। आर्जिनिन भी एक बेसिक अमीनो एसिड है, इसका भी हमें पॉजिटिव इफेक्ट ही देखने को मिलता है। तो अगर हम लाइसिन और आर्जिन की बात करें तो दोनों ही बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, तो कोड जो है वो इक्विवेलेंट ही चेंज इनमें हमें देखने को मिलता है, तो उसे कहा जाता है इक्विवेलेंट अमीनो एसिड का इफेक्ट ही हमें देखने को मिलता है। इस तरह से ये न्यूट्रल ही होते हैं, तो इस तरह की म्यूटेशन को कहा जाता है न्यूट्रल म्यूटेशन। थर्ड हम डिस्कस करते हैं दैट इज मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस म्यूटेशन का मतलब होता है
कोडोन डिफर आफ्टर म्यूटेशन एंड कोड फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड हैविंग डिफरेंसेस। मतलब कि इसमें अगर हमें म्यूटेशन देखने को मिल रही है, इस तरह से फिर से हमने XXX लिया है और एक में अगर हमें पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिल रही है, पहले ये कोड कर रहा था हिस्टिडीन के लिए और हिस्टिडीन जो है वो बेसिक अमीनो एसिड है, लेकिन जब इसमें पॉइंट म्यूटेशन हमें देखने को मिली तो इसमें ये कोड कर रहा है YXX के लिए और ये कोड होता है एस्पार्टिक एसिड के लिए। और एस्पार्टिक एसिड जो है वो एक एसिडिक अमीनो एसिड है, ये नेगेटिव इफेक्ट जो है वो शो करता है। ये दोनों जो है वो डिफरेंट कोड करते हैं। इस तरह की म्यूटेशन को कहा जाता है मिससेंस म्यूटेशन। नेक्स्ट फोर्थ हम डिस्कस करते हैं, दैट इज नॉनसेंस म्यूटेशन। इस म्यूटेशन का मतलब है एनी कोडोन आफ्टर पॉइंट म्यूटेशन चेंज इनटू ए टर्मिनेशन कोडोन। तो हमारे पास 3 तरह के टर्मिनेशन कोडोन होते हैं, उन्हें हमें पता होना चाहिए वो टर्मिनेशन कोडोन कौन कौन से हैं। दैट इज UAG, UGA एंड UAA। इस तरह से ये 3 जो हैं वो हमारे पास स्टॉप कोडोन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास UCAA कोडोन है और इसमें ये कोड करता है एलेनिन के लिए। अगर C में हमें पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिल रही है और यहाँ पे हमें UAA की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है और ये UAA जो है वो स्टॉप कोडोन होता है, तो ये जो है ये कोडोन जो है वो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से स्टॉप कोडोन में चेंज हो जाता है, जो कि टर्मिनेशन कर देता है इस रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को टर्मिनेशन करने का काम करता है, तो इसे स्टॉप कोडोन कहा जाता है और ये नॉनसेंस म्यूटेशन इसमें हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह की म्यूटेशन जिसमें कि टर्मिनेशन कोडोन की फॉर्मेशन होती है उसे कहा जाता है नॉनसेंस म्यूटेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड जो मेजर कॉज है इस म्यूटेशन का, दैट इज द इंटरक्लेटिंग एजेंट। इंटरक्लेटिंग एजेंट जो होते हैं ये म्यूटाजेंस होते हैं, इनकी वजह से ही हमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देखने को मिलती है। इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से हमें ये म्यूटेशन देखने को मिलती है। फर्स्ट हम बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये फर्दर हमें 2 तरह की देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज द इंटरस्टिशियल फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ 3 या मल्टीपल्स ऑफ 3 बेसिस रिजल्टिंग इन एडिशन ऑफ 1 और मोर देन 1 अमीनो एसिड इन ए पर्टिकुलर प्रोटीन। इस तरह से हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसमें कि अमीनो एसिड जो है वो अटैच्ड हुए होते हैं। अगर इसमें 3 बेसिस जो हैं वो अदर 3 बेसिस जो हैं वो आ जाते हैं, 3 बेसिस सीक्वेंस जो है वो अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर अनदर अमीनो एसिड जो है वो अटैच्ड हो जाता है, उसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसी तरह से डिलीशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब होता है डिलीशन ऑफ 3 या मल्टीपल्स ऑफ 3 बेसिस रिजल्ट इन डिलीशन ऑफ 1 और मोर अमीनो एसिड फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्रोटीन। अगर यहाँ पर इसी तरह से ये हमारे पास एक प्रोटीन है और प्रोटीन में अमीनो एसिड अटैच्ड हैं, अगर इन अमीनो एसिड में से 3 बेस पेयर का सीक्वेंस जो है वो डिलीट हो जाता है या एक अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है वो डिलीट हो जाता है तो उसे डिलीशन कहा जाता है। तो इस तरह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है वो हमें 2 तरह से देखने को मिलती है। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है एडिशन करना एंड डिलीशन का मतलब होता है डिलीट होना, जिसमें कि 3 बेस पेयर जो है वो अगर ऐड होती हैं तो इंटरस्टिशियल फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है। अगर 3 बेस पेयर जो है वो डिलीट होते हैं तो उसे डिलीशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस वो होते हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन हमें देखने को मिलती है। म्यूटाजेंस आर म्यूटेशन काउजिंग एजेंट। फर्स्ट इंड्यूस म्यूटेशन दी थी TH मुल्लर ने इन फ्रूट फ्लाई बाय यूजिंग एक्सरेज एंड सैडलर ने इंड्यूस म्यूटेशन दी थी बार्ली एंड मेज में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं म्यूटाजेंस 2 तरह के देखने को मिलते हैं, फिजिकल म्यूटाजेंस एंड केमिकल म्यूटाजेंस। इन्हें 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिजिकल म्यूटाजेंस। फिजिकल म्यूटाजेंस जो हैं वो हमें रेडिएशंस में देखने को मिलते हैं, रेडिएशंस की वजह से हमें ये देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं जैसे एक्सरेज हो गया, गामा रेज हो गया, इन तरह की रेडिएशन को आयनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं और ये पेनेट्रेट करती हैं हाई पावर से। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से सेल है और इसमें जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में अगर हमें देखने को मिलता है और इसमें अगर म्यूटेशन हमने करवानी होती है तो उसके लिए हम एक्सरे या गामा रेज का यूज करते हैं। इन तरह की म्यूटेशन को कहा जाता है फिजिकल म्यूटाजेंस जो हैं ये होते हैं। सेकंड, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की अगर हम बात करें तो इसमें यूवी रेज आती हैं, ये पेनेट्रेट करती हैं लो पावर से और इनका यूज किया जाता है फॉर द सेल वेयर द न्यूक्लियस अकर एट पेरिफेरी। ऐसे सेल में जिनकी न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी में हमें देखने को मिलता है, तो उस तरह के लिए गामा रेज
उसके लिए यूवी रेज का यूज़ किया जाता है पेनेट्रेट करने के लिए, और इस तरह के म्यूटाजेंस को कहा जाता है फिजिकल म्यूटाजन। तो फिजिकल म्यूटाजेंस में आती हैं एक्सरेज, गामा रेज एंड यूवी रेज। एक्सरे, गामा रेज जो है वो हाई पेनेट्रेशन पावर के लिए यूज़ की जाती हैं, और यूवी रेज जो है वो लो पेनेट्रेशन पावर के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केमिकल म्यूटाजेंस, और केमिकल म्यूटाजेंस भी हमें 3 तरह के देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इसमें हम देखते हैं बेस मॉडिफायर्स, एंड सेकेंड इज द बेस एनालॉग, एंड थर्ड इज द इंटरकैलरी एजेंट। तो इंटरकैलरी एजेंट जो है वो अभी हमने डिस्कस किया कि इनकी वजह से ही हमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देखने को मिलती है, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है वो लार्ज म्यूटेशन होती है। और बेस मॉडिफायर और बेस एनालॉग की अगर हम बात करें तो इनकी वजह से हमें देखने को मिलती है पॉइंट म्यूटेशन। एक पॉइंट पे अगर म्यूटेशन होती है उसे कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन, और ये एक स्मॉल म्यूटेशन होती है जो कि हमें बेस मॉडिफायर या बेस एनालॉग की वजह से देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं केमिकल म्यूटाजेंस, और केमिकल म्यूटाजेंस में भी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेस मॉडिफायर्स को। ऐसे म्यूटाजेंस जो मॉडिफाई कर देते हैं ओरिजिनल बेस को, जिसकी वजह से मिस पेयरिंग हो जाती है बेस में। मतलब कि अगर हम डीएनए की बात करें तो इस तरह से हमारे पास डीएनए होता है, और डीएनए जो है वो अपने बेस सीक्वेंस के साथ जो है वो जुड़ता है। एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ अटैच्ड होता है, साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ पेयरिंग करता है। इसी तरह से थाइमिन की अगर हम बात करें तो एडेनिन के साथ इसकी पेयरिंग होती है, और अगर हम ग्वानिन की बात करें तो वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग होती है। तो ये हमें सिंपली बेस सीक्वेंस जो है वो पेयरिंग देखने को मिलता है। अगर इन बेस पेयरिंग में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, मिस पेयरिंग होती है, तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बेस मॉडिफायर की, और बेस मॉडिफायर भी हमें 3 तरह के एजेंट इसमें देखने को मिलते हैं। डीएमिनेटिंग एजेंट, द हाइड्रोक्सिलेटेड एजेंट, एंड थर्ड इज द एल्कालेटिंग एजेंट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डीएमिनेटिंग एजेंट। ये डीएमिनेटिंग जो एजेंट्स होते हैं इसकी वजह से डीएमिनेशन होती है बेसिस की, मतलब कि रिमूवल ऑफ NH2 ग्रुप होता है। तो फॉर एग्जांपल एडेनिन की अगर हम बेस की बात करें तो एडेनिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें NH2 जो है वो प्रेजेंट होता है। सभी बेस पेयर में, सभी जो जितने भी नाइट्रोजन बेस होते हैं उनमें NH2 प्रेजेंट होता है। अगर इस NH2 की रिमूवल हो जाता है किसी भी बेस में तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, तो उसे कहा जाता है डीएमिनेशन करना। फॉर एग्जांपल जो डीएमिनेटिंग एजेंट होता है इसका एग्जांपल है नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड अगर एडेनिन पे एक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम एडेनिन की बात करें तो एडेनिन पे अगर उसकी डीएमिनेशन हो रही है, उसका NH2 ग्रुप जो है वो रिमूव हो रहा है बाय द नाइट्रस एसिड, तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ हाइपोजेंथिन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये एडेनिन जो है वो एडेनिन ना रहकर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हाइपोजेंथिन। तो हाइपोजेंथिन जो है यहाँ पे अटैच्ड हो जाता है, मतलब कि अगर एडेनिन में नाइट्रस एसिड ने उसके NH2 को रिमूव कर दिया है देन फॉर्मेशन ऑफ हाइपोजेंथिन होती है। अब जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो ऐड करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो ऐड करता है एडिशन ऑफ नाइट्रोजन बेस। इसी तरह से इसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं ये अपोजिट हमें देखने को मिलते हैं दोनों तरफ से। इस तरह से ये स्ट्रैंड जो है वो दूर दूर हो जाते हैं, और इनके जो अपोजिट सीक्वेंस होते हैं उसमें डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस करता है। ए के अपोजिट जो है वो थाइमिन आता है, और थाइमिन के अपोजिट जो है वो एडेनिन आता है। इसी तरह से साइटोसिन के अपोजिट जो है वो ग्वानिन आता है। लेकिन अगर यहाँ पर हाइपोजेंथिन जो है वो अटैच्ड हुआ है तो डीएनए पॉलीमरेज जो है इसके अपोजिट जो है वो साइटोसिन को अटैच कर देता है। तो इस तरह से मिस पेयरिंग जो है इसमें हमें देखने को मिलती है। तो साइटोसिन जो है अटैच्ड अगर हो जाता है अपोजिट टू हाइपोजेंथिन उसे कहा जाता है डीएमिनेशन। सेकेंड अगर हम बात करें साइटोसिन में अगर डीएमिनेशन होती है तो उसकी जगह साइटोसिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, और यूरेसिल जो है वो मिसमैच कर देता है, एडेनिन के साथ इसका मिसमैच होता है। थर्ड हम बात करते हैं ग्वानिन। ग्वानिन में अगर डीएमिनेशन होती है तो उसमें जेंथिन आ जाता है, और जेंथिन जो है वो मिसपेयर करता है थाइमिन के साथ। तो इस तरह से हमें भी ये म्यूटेशन जो है वो देखने को मिलती है डीएमिनेशन एजेंट्स की वजह से। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट। कॉज हाइड्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस की जो है हाइड्रेशन ये करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोक्सी अमाइन, इफ साइटोसिन जो है उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी अमाइन जो है वो जुड़ जाता है, और हाइड्रोक्सी अमाइन जो है वो साइटोसिन की जगह अगर ये जुड़ जाता है तो ये मिस पेयर कर देता है एडेनिन के साथ। ऐसे तो साइटोसिन जो है वो थाइमिन के साथ अटैच्ड होता है, लेकिन अगर साइटोसिन की जगह यहाँ पर हाइड्रोक्सी अमाइन जुड़ गया है तो ये साइटोसिन के साथ
साइटोसिन की जगह अगर हाइड्रोक्सी अमाइन जुड़ गया है तो इसके साथ ये मैच करता है, दैट इज एडेनिन के साथ ये मैच करता है। तो इस तरह से मिसमैच हमें देखने को मिलता है। और हम डिस्कस करते हैं अकाइलेटिंग एजेंट। अकाइलेटिंग एजेंट का मतलब होता है कॉज ऑफ अकाइलेशन ऑफ बेसिस। अकाइलेशन का मतलब होता है इथाइलेशन या मिथाइलेशन होना, एडिशन ऑफ C2H5 या एडिशन ऑफ CH3 की अगर एडिशन होती है तो उसे कहा जाता है अकाइलेशन एजेंट्स। और इसके एग्जाम्पल है EMS जिसे इथाइल मीथेन सल्फोनेट कहा जाता है, MMS जिसे मिथाइल मीथेन सल्फोनेट कहा जाता है, NG जिसे नाइट्रोसो ग्वानिडीन कहा जाता है, Mg जिसे मस्टर्ड गैस कहा जाता है। तो इस तरह से ये अकाइलेटिंग एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से एडिशन ऑफ इथाइल या मिथाइल ग्रुप जो है वो ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं ग्वानिन। ग्वानिन जो है वो नॉर्मली साइटोसिन के साथ जो है वो अटैच करता है, लेकिन अगर इसमें EMS हो जाता है, अकाइलेशन हो जाती है, इस तरह से इथाइल ग्रुप अगर ग्वानिन के साथ अटैच हो जाता है, इसके O6 पोजीशन पे हमें इथाइल ग्वानिन जो है अगर अटैच हो जाता है तो ये मिसमैच कर देता है फिर थाइमिन के साथ। तो इसका जो मिसमैच हमें देखने को मिलता है वो थाइमिन के साथ देखने को मिलता है। सेकेंड हम बात करते हैं साइटोसिन की। अगर साइटोसिन हम नॉर्मली बात करें तो ये ग्वानिन के साथ जो है वो अटैच होता है, लेकिन अगर इसका EMS हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर इथाइल साइटोसिन की फॉर्मेशन हो जाती है और ये इथाइल साइटोसिन जो है वो मिसपेयर कर लेता है एडेनिन के साथ। और थर्ड हम बात करते हैं थाइमिन। तो थाइमिन जो है नॉर्मली ये एडेनिन के साथ अटैच होता है, लेकिन अगर इसका EMS हो जाता है तो ये इथाइल थाइमिन की फॉर्मेशन हो जाती है और ये फिर मिसपेयर करता है ग्वानिन के साथ। हम डिस्कस करते हैं बेस एनालॉग्स की। बेस एनालॉग्स हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक द नॉर्मल बेस। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर ही हमें देखने को मिलता है, जैसे कि नॉर्मल हमारे पास जो नाइट्रोजन बेस होते हैं प्यूरिन एंड पैरामिडिन, उन्हीं की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। इसमें फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं 5BU, इसे कहा जाता है 5 ब्रोमो यूरेसिल। ये बेस एनालॉग होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है 5 ब्रोमो यूरेसिल जो है इसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, थाइमिन की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है। तो जब इसमें मिस पेयरिंग होती है तो ये एडेनिन के साथ जो है ये अटैच हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारे पास DNA सीक्वेंस है और DNA सीक्वेंस में अगर हमारे पास यहाँ थाइमिन अटैच्ड है, एडेनिन अटैच्ड है, साइटोसिन है एंड ग्वानिन जो है वो अटैच्ड है। जब DNA पॉलीमरेज जो है वो एडिशन ऑफ बेस पेयर करता है तो यहाँ पर वो बेस पेयर की जब एडिशन करता है तो बेस पेयर साइटोसोल से ये बेस पेयर जो है वो ये ऐड करता है। तो इसमें जो बेस पेयर यहाँ आ जाता है दैट इज 5BU, 5 ब्रोमो यूरेसिल को यही ये ऐड कर लेता है। 5 ब्रोमो यूरेसिल का क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो थाइमिन के बिल्कुल सिमिलर होता है, तो एडेनिन के अपोजिट जो है यहाँ पर 5BU की एडिशन अगर हो जाती है, 5BU की अगर इसके अपोजिट एडिशन होती है तो उसे कहा जाता है बेस एनालॉग, और ये हमें मिसमैच जो है इसमें देखने को मिलता है। सेकेंड हम बात करते हैं 2AP जिसे 2 अमीनो प्यूरिन कहा जाता है। ये बेस एनालॉग हमारे पास होता है जिसका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर एडेनिन के तरह ही सिमिलर देखने को मिलता है। तो एडेनिन ना पेयर करके उसकी जगह ये 2 अमीनो प्यूरिन जो है वो अटैच्ड हो जाता है और ये पेयर कर लेता है थाइमिन के साथ। तो थाइमिन के साथ अगर पेयरिंग जो है 2 अमीनो प्यूरिन की होती है तो उसे कहा जाता है बेस एनालॉग। थर्ड हम डिस्कस करते हैं इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। तो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स जो है ये हमने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में देखा था। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मेजर जो कॉज है इंटरकैलेटिंग एजेंट की वजह से हमें देखने को मिलता है। ये इंटरकैलेरी जो एजेंट्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर फ्लैट होता है, हेट्रोसाइक्लिक के कंपाउंड होते हैं और ये कॉज स्लिप बिटवीन द नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस जो DNA में प्रेजेंट होते हैं उन DNA के नाइट्रोजन बेस के बीच में ये जो है वो स्लिप हो जाते हैं। अगर ये ऐड हो जाते हैं, ये स्लिपरी एजेंट जो है वो नाइट्रोजन बेस में ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो गैप जो है वो हमें देखने को मिलता है। इस तरह से अगर ये ऐड हो गए हैं तो यहाँ पर यही इंटरकैलेरी